नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपकी क्लास का एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर हमें अध्याय 9 दिख रहा है और आप नया विषय बता रहे हैं, ये क्या चीज है, हमें समझ में नहीं आ रही। जी हाँ, बिल्कुल। जो क्लास 7 में पहले बुक्स होती थी एनसीईआरटी की, वो 3 बुक्स आपकी होती थी अलग अलग सब्जेक्ट की, राजनीति विज्ञान, ज्योग्राफी और आपकी इतिहास। तो हमने अब तीनों बुकों को मिला के एक बुक कर दिया गया है। हमने सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ी थी 1 से 3 लेसन तक, फिर हमने 3 से 4 से लेके 8 तक हमने इतिहास पढ़ा। अब 9 से आपका जो विषय स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा राजनीतिक विज्ञान, लेसन नंबर 9 है। ये सभी जो वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ये आपके जो मेरे साथी अध्यापकगण हैं और जो सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए विशेष तौर पर बनाए जा रहे हैं और उन्हें पता है कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है। तो चलिए आज का जो हमारा अध्याय है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ का नाम है शासक से शासित तक, सरकार के प्रकार। कि हमें इन्हें मेनली सरकार के प्रकार पढ़ने हैं, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, या फिर इस दुनिया में जो शासन चलाने के लिए किसी और प्रकार की व्यवस्था भी है या नहीं, वो सारी चीजें हम इस अध्याय में बिल्कुल अच्छे तरह से जानेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपका कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है, बुक लिखी थी कौटिल्य ने, उसकी कुछ लाइनें दे रखी है कि आपकी एक राज्य में आंतरिक प्रशासन में एक शासक का दायित्व, जो शासक होता है, राजा होता है, जो सरकार होती है, उसके 3 दायित्व आपको बताए हैं मेनली। और वो 3 दायित्व कौन कौन से, वो यहाँ से आप समझ लीजिए। पहला है आपका रक्षा, की रक्षा करना है अपने राज्य की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना। दूसरा है आपका पालन। पालन मतलब कि पालन किसका होना चाहिए, कि जो आपने कानून व्यवस्था बना रखी है उसका पालन करना बहुत जरूरी है, कि सभी नागरिक है उस चीज का पालन करें जो सिस्टम आपने बना रखा। और तीसरा है योगक्षेम। योगक्षेम का मतलब है जनता के हितों की रक्षा करना, मतलब जनता के जो आपके हित है कि किस प्रकार से जनता को नुकसान न पहुंचे, वो परेशान न हो, उस चीज की व्यवस्था करना। राजा के ये 3 कर्तव्य आपको बता रखे हैं, चाहे आप राजा कह लीजिए चाहे आप सरकार कह लीजिए। तो चलिए अब हम अध्याय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके स्टार्टिंग में दिए हुए मिलते हैं, मतलब इनके जो आंसर हमें पाठ के बिल्कुल अंत में निकालने होंगे, क्योंकि पाठ पढ़ने के बाद हम इनके आंसर कर पाएंगे। और इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। चैनल पे प्लेलिस्ट बिल्कुल आपको एक अच्छे तरीके से अरेंज कर दी गई है, वहां से आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि कौन से प्रश्न उत्तर की प्लेलिस्ट है, कौन से पाठ की। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार क्या है। तो सरकार क्या है, इसके क्या कार्य हैं। तो पहले हमने कक्षा 6 में जाना था कि सरकार क्या होती है। सरकार आपको बता दिया था कि किसी क्षेत्र में कोई भी हम जो रूल लागू करते हैं, हमने किसी क्षेत्र के लिए रूल लागू कर लिए, उन रूलों को बनाएगा कौन और लागू कौन करेगा। किसी क्षेत्र को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ समूह होता है जो उसके लिए नियम बनाता है और उन नियमों को लागू करवाता है, उसको हम सरकार कहते हैं। और ये हमने अध्याय 6 में कक्षा 6 की बुक में पढ़ दिया था। सरकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो निम्नलिखित है कि सरकार हमारे लिए क्या कार्य करती है, वो कार्य आपको यहाँ बताए गए हैं। कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों के लिए शांति, स्थायित्व एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। स्थायित्व का मतलब होता है कि एक मतलब ऐसी व्यवस्था जो लंबे समय तक टिक सके। अन्य देशों के साथ संबंधों का संचालन करना। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना मतलब बाहरी आक्रमण से या फिर आंतरिक किसी प्रकार का राज्य में दंगा फसाद न हो। आवश्यक वस्तुएं जो आपकी होती है, सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना का मतलब होता है कि जो आपकी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, इन सब का प्रबंध करवाना। अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों का प्रबंध करना। अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियां मतलब होती है जिनमें पैसे का लेन देन हो, तो मतलब रोजगार संबंधित, उद्योग संबंधित व्यवस्था, जो आपका आयात निर्यात है, व्यापार संबंधी व्यवस्था इसमें शामिल होंगी। लोगों के कल्याण एवं उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए कार्य करना, कि कोई नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना, नए आपके देश में कार्य संचालित करना, नई आपकी जो रोजगार व्यवस्थाएं है वो उत्पन्न करना, कि मतलब लोगों की भलाई के लिए कार्य करने हैं, किसानों के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाना। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार की एक कार्य है। इसके अलावा भी सरकार के बहुत से कार्य हैं, तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं। कक्षा 6 में हमने सीखा था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार आपको अब तक पता चल चुका होगा कि जिसमें जो सरकार का चयन है वो लोगों की उसमें सहभागिता होती है। उस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी की उसमें सहभागिता होती है।
अन्य देशों में लोकतांत्रिक सरकार, जबकि कुछ देशों में अन्य प्रकार की सरकारें, सभी लोकतांत्रिक सरकारें एक जैसी नहीं। उसने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक है, किसी में अन्य देशों में किसी और प्रकार की सरकार, मतलब राजतंत्रिक है जहां राजा होता है, ठीक है, राजशाही जिसको बोलते हैं। उसने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार भी एक प्रकार की नहीं होती, लोकतांत्रिक सरकार के भी एक से ज्यादा प्रकार होते हैं, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में सरकारों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे, उनके बीच के अंतर को जानेंगे और समझेंगे कि वे किस प्रकार का कार्य करती है। कि मेनली मैं आपको बताया था कि सरकार के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि सरकारें कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से वो कार्य करती है, किस प्रकार से हम उनका चुनाव करते हैं, सभी सरकारों के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र जानिए। लोकतंत्र में सबसे अच्छी तरह जनता के, लोकतंत्र में पढ़ा हमने, में पढ़ा था कि लोकतंत्र को सबसे अच्छी तरह जनता के शासन के रूप में समझा जाता है। कि मान लीजिए कि जनता का शासन है, अगर हम समझे तो कि जो सरकार बनेगी वो लोगों की सहमति से बनेगी और उसकी लोगों के प्रति जवाबदेही होती है कि जो कार्य करता है वो लोगों के अनुसार होता है और लोग उसमें सहमति होनी चाहिए, वरना सरकार बदली भी जा सकती है। लोकतंत्र में इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में शक्ति और सत्ता का स्रोत देश की जनता होती है। मतलब जो हमें शक्ति और सत्ता मिलेगी ना, वो आपको कहां से मिलेगी? देश की जनता से होती है। आइए इसे विद्यालय के उदाहरण से समझते हैं। लोकतंत्र संबंधी विद्यालय का उदाहरण भी, लोकतंत्र के संबंध में एक विद्यालय समझते हैं। विद्यालय में कई प्रकार की गतिविधियां और कार्य होती हैं, जिनमें सभी विद्यालय अनिवार्य रूप से कार्य करते हैं। सभी विद्यालय कार्य करते हैं। विद्यालय प्रतिदिन अनेक कार्यों का प्रबंधन तो करते ही हैं, साथ ही विभिन्न गतिविधियों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित भी करते हैं। उदाहरण के लिए समय सारणी बनाना, उसका अनुपालन करना, खेलकूद का आयोजन करना, मध्याह्न के समय भोजन परोसना जिसे मध्याह्न भोजन योजना कहा जाता है, बर्तन धोना, प्रार्थना सभा हेतु वक्ताओं का चयन करना कि प्रार्थना में कौन बोलेगा। तो इसी प्रकार से बर्तन धोना, प्रार्थना सभा हेतु वक्ताओं का चयन करना, बस्ता रहित दिवसों के लिए गतिविधियां। बस्ता रहित दिवस मतलब जिसमें आपको स्कूल बैग नहीं ले जाना होता। इस प्रकार विद्यालय में किए जाने वाले कार्यों की सूची बहुत लंबी है कि कार्य बहुत ज्यादा। इसी प्रकार सरकार के भी बहुत ज्यादा कार्य होते हैं। कहीं आपका एयरप्लेन है, कहीं पे रोड है, कहीं रेलवे, कहीं उद्योग, कहीं बाहरी देशों से संबंध, तो बहुत सारे कार्य है। इन कार्यों को करने के लिए प्रधान अध्यापिका जो आपका स्कूल का हेडमास्टर है, विद्यालय में विद्यार्थी समिति के गठन की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिससे विद्यार्थियों के इन कार्यों के संचालन के लिए उपयोगी नियमों और विकास का हिस्सा बन सके। कि वो क्या करता है कि नियम जब बनाते हैं तो एक विद्यार्थी होगा उस समूह का चुनाव करता है, ताकि उन विद्यार्थियों की भी सहमति हो, अपने आप से सभी नियम न लागू किए जाए, उन पर नियम थोपे न जाए भी। नियमों के क्रियान्वयन में सहायता से उनका अनुपालन सुनिश्चित कर सके। प्रधान अध्यापिका के समक्ष प्रश्न यह था कि समिति के सदस्य कौन होंगे, मतलब निर्णय लेना था स्कूल संबंधी बनाने के लिए। अब वो सदस्य कौन होंगे जो ये नियम बनाने में सहयोग देंगे भी। प्रधान सभा में इस विषय पर चर्चा की कि प्रार्थना में चर्चा की। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अच्छा होगा यदि कुछ विद्यार्थी स्वयं से इन कार्यों का दायित्व ले, जिसके लिए एक विद्यार्थी समिति का गठन किया जाना है। यह सुनकर विद्यार्थी उत्साहित हो गए, आपस में चर्चा करने लगे कि अब विद्यार्थी, मैडम ने जाके प्रेयर में बता दिया कि ऐसे ऐसे समिति का गठन करना है और स्वयं इच्छा से, मतलब स्वयं की इच्छा से विद्यार्थी इस समिति का सदस्य बने। अब विद्यार्थी चर्चा करते हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थी वरिष्ठतम है तो हम सभी कार्यों का ध्यान रखेंगे। 12 ने कहा सो, लेकिन आपकी पढ़ाई तो कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी, इसलिए कक्षा 11 के विद्यार्थियों को सभी दायित्व लेने चाहिए। अब कक्षा 12 के कहते हैं कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि हमें सीनियर स्टूडेंट हैं, सबसे बड़े हम हैं। लेकिन 11 की जो छात्रा है वो कहती है कि आप कैसे करेंगे, आप तो कुछ महीने बाद स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, तो ये हमें कक्षा 11 के विद्यार्थियों को रहना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक इसका हिस्सा बने रहेंगे। गुरप्रीत, यदि केवल एक ही कक्षा के विद्यार्थी सभी दायित्व संभालेंगे तो वे अन्य कक्षाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं का कैसे जानेंगे। इसने कहा चलो आप लोगों की बात हम मान्य भी कर लें, लेकिन अगर सिर्फ कक्षा 11 के विद्यार्थी रहेंगे तो बाकी कक्षाओं के विद्यार्थियों का क्या होगा, उनकी समस्याएं हैं और जो उनके सुझाव हैं कैसे आगे आएंगे। ये चीज क्लियर हुई। ऐसी रोचक स्थिति विद्यार्थी 3 विकल्प उनके पास आते हैं कि अब सरदर्द बढ़ने लगा कि अब कैसे चुनाव होगा, कि सभी के मत बिल्कुल सही भी लग रहे थे और किस प्रकार से हम करेंगे। विद्यालय में सभी समिति का हिस्सा बन सकते हैं और दायित्व निभा सकते हैं। प्रधानतः स्वयं विद्यार्थियों का चयन करें समिति के लिए कर सकती है कि मैडम कह रहे ये बनेंगे, कोई फालतू नहीं बोलेगा, ठीक है। विद्यार्थी मतदान के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चयन करें, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि ही समिति के सदस्य बनेंगे। अब क्या है कि 3 स्थितियां हो गई, या तो सभी सदस्य बन जाएंगे
ठीक है, जितने बच्चे हैं सारे बन जाएं। दूसरा मैडम को चुनाव कर ले। तीसरा है कि बच्चे चुने कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, कि कौन समिति का हिस्सा होगा। ठीक है, ये 3 है। तो प्रतिनिधि आपको शब्द दिया वह व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति या समूह की ओर से कार्य करने या निर्णय लेने के अधिकृत किया गया हो, वो आपका प्रतिनिधि कहलाता है। जिसे क्या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य समूह के द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध किया गया हो, कि जैसे आपका गांव का सरपंच है तो आपने उसको चुनकर आपने गांव का प्रतिनिधि बना दिया। आपकी जो गांव की बात है वो प्रत्येक आदमी से सुनने की बजाय आपके गांव के अध्यक्ष के द्वारा ही चुनी जाएगी, तो वो आपके गांव का प्रतिनिधि है। इसी प्रकार आपके वार्ड का, आपका जिले का, आपकी तहसील का, हर जगह विधानसभा क्षेत्र का, हर जगह का एक प्रतिनिधि होता है। यहाँ तक कि अपने देश के लिए भी प्रतिनिधि होता है आपका प्रधानमंत्री। ये चीज समझ में आई? तो चलिए हम सबसे पता लगाएं कि किसे प्रभावित मानते हैं और क्यों 3 तरीकों में से भी। ठीक है, तो 3 आपका है कि जो आप जो मतदान के द्वारा चुनेंगे ना, तो वो सबसे, क्योंकि पहले में तो बहुत ज्यादा विद्यार्थी हो जाएंगे, दूसरे में कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मैडम अपने मनपसंद का करेंगे, हो सकता है कि बच्चे उससे सहमत न हो, लेकिन जब चुनाव के द्वारा होंगे तो सहमति ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम मतदान के द्वारा उसका चुनाव कर सकते हैं। पहला तरीका आकर्षक प्रतीत हो सकता है, किंतु यदि विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी समिति का सदस्य होगा तो किस निर्णय तक पहुंचाना कठिन होगा, लिए गए निर्णय का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना भी कठिन होगा। कि पहले में तो क्या होगा कि हर विद्यार्थी तक पहुंचा नहीं जाएगा, कि हर विद्यार्थी कोई काम करना है कि जितने कम बच्चे होंगे ना समिति में उतना निर्णय जल्दी आ पाएगा। अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चों से पूछना, उनकी बातें सुनना काफी ज्यादा टाइम वेस्टेज होगा, तो ये जो प्रक्रिया है ये चालू नहीं रह पाएगी। तो दूसरा जो तरीका है, क्योंकि प्रधान पद समय समिति के लिए विद्यार्थियों का चयन करे, इसलिए अधिकांश विद्यार्थियों का दायित्व नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी क्या दायित्व नहीं मिल पाएगा, मैडम अपने अनुसार चयन करेगी। साथ ही उनके पास यह सुनिश्चित करने का भी तो कोई तरीका नहीं होगा कि उनकी बात सुनी जा सके, कि उनके पास ये भी नहीं कि मान लें कि मैडम ने जिसको चुना उसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो वो क्या उनकी बातें सुनी जाएंगी, ये भी नहीं है। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या आवश्यकताएं हैं। हालांकि तीसरे तरीके में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी अपने बीच में से किसी ऐसे विद्यार्थी को प्रतिनिधि चुन सकते हैं जिस पर उन्हें विश्वास हो कि प्रभावशाली रूप से उनकी कक्षा की आवश्यकताओं का पक्ष देगा। कि मान लेते हैं कि इस कक्षा में हम मान लेते हैं कि ये 4 बच्चे ए बी सी डी। ठीक है, सी बहुत अच्छा बच्चा है जो सभी मेलजोल रखता है, सभी बच्चे इस पे सहमत हो गए तो ये सी का चुनाव कर देंगे, ये इनकी समस्याओं को अच्छी तरह से रख पाएगा। यदि मैडम ने ए को चुन लिया तो ये सारे क्या, इन सारी समस्याओं को ये नहीं रख पाएगा। ये आपका सी का कि ये चीज आपको बताई है। यह प्रतिनिधि समिति में कार्य करेगा, विद्यार्थी समिति में प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। यदि प्रतिनिधियों के चयन और समस्या समिति गठन की यह प्रक्रिया ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और इसी को क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बोलते हैं। कोई भी शासन चलाने के लिए, कोई भी सत्ता चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनना, प्रतिनिधियों के चुनाव के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है तो उसको हम लोकतांत्रिक प्रणाली बोलते हैं। आपको लोकतांत्रिक प्रणाली अब समझ में आ चुकी होगी। ऐसे ही आपके गांव की है, आपके शहर की है, आपके देश की, राज्य की संस्था सरकारें चलती है लोकतांत्रिक देश में। ये चीजें आपको क्लियर हुई? अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, वहां पे आपका समाधान कर दिया जाएगा। सरकार के कार्य भी, ये आपके चर्चा है कुछ, इसको आप देख लेना क्या इसमें बताया गया है। विद्यालय का उदाहरण प्रतिनिधित्व की अवधारणा और इसकी कार्य प्रणाली को समझने में सहायता करता है, कि किस प्रकार से जो आपका प्रतिनिधि बनते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। यदि विद्यार्थियों की समिति संसदीय और विधायी समितियों से भिन्न होती है, जैसे कि विद्यालय की कक्षा प्रतिनिधि संसद एवं विधानसभा के सदस्य काफी भिन्न होते हैं, ये भिन्नताएं क्या कक्षा में अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। मतलब जो आपने सरकार में एक तो कक्षा के प्रतिनिधि चुने हैं और एक आपके विधान परिषद है, विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, तो उससे अलग होती है। उनके पास क्या है, ये तो सिर्फ मैनेजमेंट को देखेंगे, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं, आपके विकास के कार्य, बहुत सारे कार्य करते हैं, जिसमें धन संबंधी कार्य भी हो सकते हैं, आपके लिए कानून बनाना, नियम बनाना, वो सारी चीजें इनसे भिन्न होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं सरकार के कार्य। आरंभ में हमने चर्चा की सरकार हमारे जीवन में दैनिक दायित्व, अनेक दायित्वों का निर्वहन करती, बहुत से कार्य करती है हमारे लिए भी। उसी प्रकार विद्यालय में विद्यार्थी समिति के विभिन्न दायित्व होते हैं। जिस प्रकार
सरकार आवश्यक नियम बनाती और उनका क्रियान्वयन करती, मतलब उनको लागू करती है अभी सरकार। यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोग इन नियमों का पालन करें। उसी प्रकार विद्यार्थी सभी आवश्यक नियम बनाती है, उन्हें लागू करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थी नियमों का पालन करें। सरकार के यह तीनों ही दायित्व महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो तीन दायित्व कौन से हैं कि तीन दायित्व आप समझ रहे हैं। तीन दायित्व का पता ही नहीं चला पढ़ते पढ़ते कि एक तो नियम बनाना है, फिर उन्हें लागू करना है, और यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी लोग नियमों का पालन करें। ये तीनों ही दायित्व क्या सरकार के महत्वपूर्ण है। आपको चीजें क्लियर हो रही है धीरे धीरे। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कानूनों का निर्माण करना विधायी कार्य कहलाता है। कानूनों का निर्माण करना क्या कहलाता है? विधायी कार्य कहलाता है। किसी देश के संचालन हेतु ये कानून एक सशक्त आधार प्रदान करते हैं। इन नियमों का कार्यान्वयन करना और इनके अनुसार देश का प्रशासन कार्यपालिका संबंधित कार्य कहलाता है। कि जब हमने कानून बना दिए वो आपका विधायी कार्य कहलाता है। जब उन कानूनों को हम लागू करते हैं तो उसके अनुसार देश का प्रशासन कार्यपालिका संबंधित कार्य कहलाता है, जो प्रशासन कार्यपालिका होता है। वही कानूनों की व्याख्या करना, विवादों का निपटारा करना, न्यायिक कार्य, तीन प्रकार के कार्य सरकार के होते हैं। आपके विधायी कार्य होते हैं, आपके प्रशासन कार्यपालिका होती है जो उन कानूनों को लागू करती है। अब उन कानूनों की व्याख्या करना, उनके विवादों का निपटारा करना, किसी प्रकार का मतभेद, लड़ाई या दंगा फसाद है उनको सुलझाना किसका कार्य होता है? न्यायिक कार्य होता है। लोकतंत्र को जनता के शासन के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे विद्यालय में प्रतिनिधि चुनने की तीसरी विधि अपनाई जाती है, उसी प्रकार लोकतंत्र में भी जनता स्वयं पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती। जैसे क्लास के बच्चों ने अपना प्रतिनिधि चुना था, वैसे ही जो इस क्षेत्र के लोग, चाहे आपका देश को विधानसभा क्षेत्र में विभाजित कर रखा हो, चाहे राज्यों में विभाजित कर रखा हो, वे सभी लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अपने राज्य के लिए भी, अपने गांव के लिए भी, अपने जिले के लिए भी, अलग अलग प्रकार से। हालांकि सभी देश अपने प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु एक जैसी प्रणाली का प्रयोग नहीं करते। इस विषय को हम आगे अधिक विस्तार से पढ़ेंगे कि जैसे प्रतिनिधियों का चुनाव है ना, आपने देखा कि कक्षा के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे हुआ। सिंपल हो गया। आपके देश की चुनाव प्रणाली आपको पता हो किस प्रकार से होता है, कि सभी देश इस प्रकार से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करते मतदान करके। वो हम देखते हैं कि अलग अलग देश किस प्रकार से प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे भी। ये है आपकी एक फोटो दे रखी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए से लिया गया, चित्रकार वेटर द्वारा 1885 बनाया गया सरकार नामक भित्ति चित्र। ये सरकार नामक एक भित्ति चित्र बनाया गया था। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट, बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के लिए लोगों की सरकार। ठीक है, भित्ति चित्र क्या होता है? पेंटिंग होती है जिसको सीधे हम दीवार पर लगा सकते हैं। ये चीज आपको पता होगा। 19वीं शताब्दी के अंत में, जब हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो आप समझ जाते हैं ये बात 1800 की हो रही है। जब हम लिखते हैं 18वीं शताब्दी तो आपको 19 लिखना है। ठीक है, जब हम 19वीं शताब्दी पढ़ते हैं तब 1800 की बात है। 1800 से लास्ट में, मतलब 19वीं शताब्दी के अंदर, मतलब 1800, जब आपका 1900 आने वाला है। ये शताब्दी में बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर शताब्दी से कब की बात हो रही है। ये देखिए, आप दोनों तरफ समझिए, बात की 19वीं शताब्दी के अंत की। ठीक है, और ये अंत कौन सा शताब्दी होती है? 100 साल की। इसका मतलब आपको 1800 से लेके 1900 तक का जो समय होता है वो आपका 19वीं शताब्दी कहलाता है। तो ये मतलब 18, जब ये 1900 आने वाला था ना, 1800 और 1900 के बीच के समय था। इस समय की बात हो रही है जब 1875 के आसपास की बात हो रही है कि अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया, जो आज भी व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। ये अब्राहम लिंकन ने इसकी व्याख्या दी थी लोकतंत्र की। सरकारें किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती है? किसी भी देश की सरकार समय के साथ विकसित होती है, धीरे धीरे उसमें अनेक गुण शामिल होते हैं। प्रत्येक देश को अपना विशिष्ट इतिहास, संस्कृति और आकांक्षाएं होती है, इसलिए अलग अलग देशों की सरकारों में भिन्नता स्वाभाविक। इसने कहा
कि प्रत्येक देश का जो अपना विशिष्ट इतिहास भी अलग होता है, उनकी संस्कृति भी अलग होती है, उनकी आकांक्षाएं मतलब जो उनकी इच्छाएं हैं, जीवन जीने का तरीका है, उसके बारे में, उस मन के बारे में बात की गई। आकांक्षाएं की उनकी इच्छाएं होती हैं, इसलिए अलग अलग देशों की सरकारों में अलग अलग भिन्नता अलग है, इसलिए उनकी सरकारों में अलग अलग होती है सरकारें भी। ठीक है, मतलब सरकार चुनने का तरीका, उनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। आइए कुछ ऐसे पक्षों पर विचार करें जो एक सरकार को दूसरी सरकार से भिन्न बनाते हैं कि सरकार किस प्रकार से भिन्न हो सकती है। इन विभिन्नताओं को हम आगे अध्याय में अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियों का अध्ययन करते समय अधिक रूप से स्पष्ट कर पाएंगे। जब अलग अलग प्रकार की सरकारें पढ़ेंगे तब हम इन भिन्नताओं को अच्छी तरह से देख पाएंगे। सरकारों के बीच प्रमुख अंतर भी यह है, यह सरकार है, यह तय करने का अधिकार कैसे है। यदि सरकारों के बीच अंतर आपको स्पष्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सरकार बनाता कौन है, कि यह सरकार है, यह कौन बनाता, मतलब कि सरकार कौन बनाता है, पहला अंतर यही आता है। विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के मध्य यह आधारभूत अंतर होता है कि यह पर्सन की, यह हमारे देश की सरकार है, किसके द्वारा तय किया गया, मतलब कि सरकार को बनाएगा कौन, जनता बनाएगी या विशेष समिति है या और कोई रूल नियम लागू है। अर्थात सरकार को उसका अधिकार और शक्ति प्रदान करने वाला कौन है, सरकार बनाने वाला कौन है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में देश की जनता यह निर्णय करती है और सत्ता का स्रोत होती है, जबकि धर्मतंत्रीय व्यवस्था में सत्ता का स्रोत धार्मिक विश्वास और धार्मिक संस्था का मुखिया होता है। तो उसने कहा जहां तक धर्मतंत्रीय व्यवस्था होती है ना, धर्म के अनुसार कार्य होता है, तो उसमें धार्मिक विश्वास और धार्मिक संस्था का जो मुखिया होगा ना, कोई धार्मिक संस्था होगी, उसका जो मुखिया होगा वही सरकार होगा। ठीक है, सरकार का गठन किस प्रकार, पहला है कि सरकार बनाता कौन है, इसके आधार पर अंतर होगा सरकारों में। ठीक है, दूसरा अंतर है सरकार का गठन किस प्रकार होता है। लोकतंत्र में सरकार का गठन सामान्यतः किसी न किसी प्रकार के निर्वाचन के माध्यम से होता है। कि लोकतंत्र में किसी न किसी प्रकार निर्वाचन मतलब वोट डाल के मतदान करके चुनाव होगा किसी न किसी प्रकार। जबकि जिन राजतंत्रात्मक राज्यों में राजा या रानी होते हैं वहां सामान्यतः राज परिवार का ही कोई सदस्य शासन करता है। कि अब है कि जहां राजतंत्र है, राजा या रानी होते हैं, वहां राजा के परिवार का ही कोई सदस्य राजा बनेगा भी। वो निर्णय लेता है कि किस प्रकार शासन किया जाए। सरकार बनाने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि लोकतंत्रों में निर्वाचन की विभिन्न प्रणालियां अपनाई जा सकती। उसने कहा कि सरकार बनाने के इसके लिए भी और तरीके हो सकते हैं, और लोकतंत्र में भी जो निर्वाचन की मतलब चुनने की जो प्रक्रिया वोट डाल के, वो भी अलग प्रकार से हो सकती है। ये चीजें आपको समझ में आ रही है फिलहाल तक। सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं, वे क्या कार्य करते। देखिए पहले हमने पढ़ा कि सरकार बनाता कौन है, ठीक है। फिर दूसरे अंतर हम इस तौर पर करेंगे कि सरकार का गठन किस प्रकार से होता है। ये चीज हमने देखी कि अलग अलग प्रकार से होता है। सरकार के विभिन्न अंग और सरकार के कार्य क्या होते हैं उसके तौर पर भी अंतर हो सकते हैं। किसी भी सरकार के अनेक अंग होते हैं, वे विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सरकार के 3 प्रमुख कार्य आपको पहले बता दिए थे कि विधायी कानूनों को बनाना, नियम कानूनों को, दूसरा उनको लागू करना, और तीसरा अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करना। संस्था की 3 अलग अलग संस्थाओं द्वारा किए जा सकते हैं। देश में शासन चलाने की व्यवस्था को एक प्रलेख में लिखित रूप में दिया जाता है, जिसे देश का मूलभूत नियम होते हैं, इसे संविधान कहते हैं। उन्होंने कहा कि देश को चलाने के लिए किसके पास क्या शक्तियां, क्या अधिकार है, किसी प्रकार हटाया जा सकता है, कोई किस पद पर किस प्रकार चुना जा सकता है, तो उसके लिए एक प्रलेख में मतलब एक लिखी हुई किसी नियमों को सूचीबद्ध किया जाता है एक किताब में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूलभूत नियम होते हैं, जिसे संविधान कहा जाता है। यह व्यवस्था अधिकांश लोकतंत्रों में अपनाई जाती है। फिर यह व्यवस्था राजा या रानी द्वारा तय की जा सकती है, जैसा कि राजतंत्र में होता है जहां शासन राजा या रानी के द्वारा किया जाता है। उसने कहा कि या तो ये क्या होती है, सरकार द्वारा बनाई जाती है किताब नियमों की, ठीक है। लोकतंत्रों में इसके अनुसार ही क्या सारी शासन व्यवस्था होगी, जनता सरकार को चुनेगी, या फिर यह व्यवस्था राजा या रानी द्वारा तय की जा सकती है कि वो सारे नियमों कानून को लिखवा देगा कि हमारा जो शासन है इस प्रकार से चुनेगा, ये अगला राजा बनेगा, इस प्रकार से सारे कार्य हमारे राज्य में होंगे। चौथा, सरकार किस उद्देश्य से कार्य कर रही है, कौन से लक्ष्य प्राप्त कर रही है,
तो ये भी आपको देखना जरूरी होगा कि सरकार का उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है। सरकारों का गठन कुछ मूल्यों और आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कुछ सरकारें, भारत सरकार समता और समस्त नागरिकों की समृद्धि के लिए कार्य करती है, ठीक है, जबकि कुछ अन्य प्रकार की सरकार जैसे सीमित हो सकता है भी। अलग अलग प्रकार के सरकारों के लक्ष्य हो सकते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य आप देख लीजिए, समता और समस्त नागरिकों की समृद्धि है, ठीक है, सभी नागरिकों का विकास करना है, ठीक है, समानता आपका इसमें आ गया, आपका सारी चीजें आगे के शोषण न हो किसी का, सभी के लिए शिक्षा हो, सभी के लिए स्वास्थ्य हो, वो सारी चीजें इस वाक्य में आ जाती है। सरकार के विभिन्न स्वरूपों में 4 प्रमुख पहलुओं के आधार पर विविधताएं पाई जाती हैं, जबकि अन्य प्रकार की विविधताएं भी संभव है। आइए अब हम सरकारों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। देखिए, हमने सरकार हम देख ली कि किस प्रकार से हम सरकार का अंतर कर सकते हैं, कि सरकारों को चुनता कौन है, सरकार होती कौन है, ठीक है, सरकार के उद्देश्य और मुख्य कार्य क्या है, और सरकार के अंग किस प्रकार के विभाजित होते हैं। तो अब हमें देखना है कि विश्व में लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र शासन का सबसे लोकप्रिय स्वरूप बन गया है। तो लोकतंत्र है ना, वो शासन का सबसे लोकप्रिय, अधिकतर देशों में क्या लोकतंत्र है, ठीक है। यह अध्याय के इस भाग में हम समझेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, लेकिन इन विभिन्नताओं को जानने से पहले यह आवश्यक है कि हम लोकतंत्र के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को पढ़े भी, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार अलग अलग हो सकती है, तो हमें क्या पढ़ना है कि अलग अलग जो सिद्धांत है लोकतंत्र के, मेन मूल चीजें जो होनी चाहिए लोकतंत्र में, उनको समझे। तो प्रत्येक लोकतंत्र में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं जो लोकतंत्र में जरूरी है, जिनका मिलना। चीजें क्लियर? तो ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि इस टॉपिक में हमारा ये कवर नहीं हो पाएगा। हमने पढ़ा कि सरकार का चुनाव किस प्रकार से होता है, किस प्रकार सरकारें अलग हो सकती है। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं, और कोशिश करेंगे लोकतांत्रिक सरकार के बारे में और अधिक जानने की। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में। चैनल पे आपके प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग अलग, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।